तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही है। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो इतिहास है उसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और चैप्टर 1 का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। उसी चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन है, एक पहला नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहले नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबसे पहले इस वीडियो क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। क्या कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही कुछ होगा। और जल्दी से जितना जल्दी हो सके इसको क्या कीजिए, 1K सब्सक्राइबर क्या करिए, कंप्लीट कराइए। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। ए है प्रजातंत्र शासन, बी है निरंकुश शासन, सी है गिरफ्तारी पत्र, डी है मनसबदारी प्रथा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, जल्दी से बताइए। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, ए। बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, निरंकुश शासन। निरंकुश शासन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हम लोग का, कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ए है हैब्सबर्ग, बी है आलिया वंश, सी है बुर्बो वंश, डी है जारशाही। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बुर्बो वंश। क्या है, बुर्बो वंश, यानी सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता जो है वो किस वर्ष लागू की गई थी। आपका ए ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, बी है 1791 ईस्वी में, सी है 1801 ईस्वी में और डी है 1804 ईस्वी में। तो आप लोग को बताना है कि बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। तो आपका कौन सा है ऑप्शन सही हो जाएगा जी, 1840 में। तो नेपोलियन संहिता जो है वो किस वर्ष लागू की गई थी, 1840 में। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे हम लोग का, कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन का जो है अध्यक्ष कौन था, ये आप लोग को बताना है। ए है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है लुई 18वां, सी है चार्ल्स दसम और डी क्या है, मेटरनिक। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए जल्दी से। तो आपका डी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मेटरनिक। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, मेटरनिक था। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे हम लोग का, कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन है हम लोग का कि मेटरनिक की व्यवस्था जो है इसका उद्देश्य क्या था। ए है गणतंत्र की स्थापना करना, बी है प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी है पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना, डी है नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। इतनी सी बात समझ गए। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं, तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो क्या कीजिए, सबसे पहले इस लाइक कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेटरनिक कौन था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का, कि मेटरनिक कौन था। तो बताइए इनमें से आपका ये ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी है फ्रांस का सम्राट, सी है रूस का जार, डी है प्रूसिया का चांसलर। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। तो मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ए है नेपोलियन, बी है हिटलर, सी है मेटरनिक, डी है गैरिबाल्डी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो किसने कहा था कि जब फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो वो किसने कहा था, वो था मेटरनिक। किसने, कौन था, मेटरनिक था। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे हम लोग का, कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थी।
ए है 3, बी ऑप्शन है 5, सी है 4, डी है 7। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 5। तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते थे? तो 5 कोड होते थे। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि रोमनीवाद क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि रोमनीवाद क्या था। ऑप्शन ए है एक राजनीतिक आंदोलन, बी है एक सांस्कृतिक आंदोलन, सी है एक आर्थिक क्रांति, डी है एक धार्मिक क्रांति। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा? तो बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रोमनीवाद एक क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे हम लोग का कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ए आपका ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है यूरोप, डी है पश्चिम एशिया। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यूरोप। किस क्या हो जाएगा? यूरोप। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है इटली, डी है रूस। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा जी? तो ए फ्रांस। तो मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का। इतनी सी बात समझ गए। यानी ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे हम लोग का कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ए है पुनर्जागरण, बी है धर्म सुधार आंदोलन, सी है गौरवपुर क्रांति, डी है फ्रांस की क्रांति। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनर्जागरण। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे हम लोग का कि वियना कांग्रेस जो है वो कब हुआ था। आप लोग को ये बताना है कि वियना कांग्रेस जो है वो कब हुआ था। ए है 1815 ईस्वी में, बी है 1818 ईस्वी में, सी है 1820 ईस्वी में, डी है 1848 ईस्वी में। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जाएगा 1815 ईस्वी में। तो वियना कांग्रेस जो है कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। इतनी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे हम लोग का कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। ए है संघीय शासन व्यवस्था, बी है संवैधानिक राजतंत्र, सी है निरंकुश राजतंत्र, डी है गणराज्य। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र। यानी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। यानी आपका बी ऑप्शन जो है क्या बिल्कुल सही है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हम लोग का कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। ए है 1688 ईस्वी में, बी है 1707 ईस्वी में, सी है 1788 ईस्वी में, डी है 1807 ईस्वी में। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही होगा? ए बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा 1707 ईस्वी में। इतनी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ए है मेजनी, बी है गैरिबाल्डी, सी है विक्टर इमैनुअल, डी है मुसोलिनी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही होगा? तो यंग यूरोप का संस्थापक जो कौन था वो था ए मेजनी। कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, मेजनी। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ये VVI क्वेश्चन है। तो कौन सा संस्थापक? तो मेजनी था। इतनी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर हम लोग का कि इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ए है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है मेजनी, सी है काबूल, डी है गैरिबाल्डी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेजनी। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे हम लोग का कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए है लाल सेना, बी है कार्बोनरी, सी है फिलिप हेटारिया, डी है डायर। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो बी कार्बोनरी। तो मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से था। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। ए है काउंट काबूर, बी है गैरिबाल्डी, सी है मेजनी, डी है विक्टर इमैनुअल। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ए काउंट काबूर ने क्या किया, अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो वो कौन था, काउंट काबूर। यानी ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोग का कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो ये आप लोग को बताना है। ए ऑप्शन है काबूरी, बी है गैरिबाल्डी, सी है मेजनी और डी क्या है, मुसोलिनी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी मेजनी। तो यंग इटली का संस्थापक कौन था, मेजनी था। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर हम लोग का कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। ए है काबूर, बी है मेजनी, सी है बिस्मार्क और डी है गैरिबाल्डी। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरिबाल्डी भैया ने किया था। तो आप लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 22 है कि काबूल कौन था। ए है जर्मनी का राजा, बी है इटली का प्रधानमंत्री, सी है इटली का राजा, डी है जर्मनी का मंत्री। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, इटली का प्रधानमंत्री। तो काबूल कौन था, तो इटली का प्रधानमंत्री। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। ए है जियोबार्टी ने, सी है चार्ल्स एल्बर्ट ने, सी है विक्टर एमेनुअल ने, डी है मेजनी। तो इनमें से बताइए आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, मेजनी ने। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था, मेजनी ने किया था। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए है 1810 ईस्वी में, बी है 1815 ईस्वी में, सी है 1830 ईस्वी में, डी है 1848 ईस्वी में। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कार्बोनरी की स्थापना जो है कब हुई थी, तो वो हुई थी 1810 ईस्वी में। कब हुई थी, 1810 ईस्वी में। यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था। ए है सिपाही, बी है किसान, सी है जमींदार, डी है नाविक। तो क्या था जी, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो वो था नाविक। यानी डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे हम लोग का कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ए है सेनापति, बी है फ्रांस में राजदूत, सी है प्रधानमंत्री, डी है गृह मंत्री। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, सी प्रधानमंत्री। यानी आपका सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे हम लोग का इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। आप लोग को ये बताना है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो ए है बिस्मार्क, बी है मेजनी, सी है काबू और डी है गैरिबाल्डी। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बिस्मार्क। क्या हो जाएगा, ए बिस्मार्क आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे हम लोग का कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। ए है इटली, बी है प्रासा, सी है ऑस्ट्रिया, डी है यूनान। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा, प्रासा। तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, प्रासा का शासक था। इतनी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे हम लोग का कि जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था। ए है प्रासा ने, बी है ऑस्ट्रिया ने, सी है सार्डिया ने
और डी क्या है, नेपल्स में। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जालवेराइन की स्थापना जो है किस राज्य ने किया था, तो ऑस्ट्रिया ने किया था। किस राज्य ने किया था, ऑस्ट्रिया ने। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि सीडान का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि सीडान का युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था। तो आप लोग का ए ऑप्शन है प्रूसा, ए ऑप्शन क्या है, प्रूसा है। बी है प्रूसा डेनमार्क, सी है प्रूसा फ्रांस, सी क्या है, प्रूसा फ्रांस, और डी क्या है, इटली रोम। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया और प्रूसा में हुआ था। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रूसा के बीच हुआ था। इतनी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। क्वेश्चन हम लोग का कि बिस्मार्क जो था वो किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। ए है रूसो, बी है हीगेल, बी क्या है, हीगेल, और सी क्या है, ऑस्टडॉट, और डी क्या है, जैकब। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, तो हीगेल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हीगेल, यानी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था। ए है इंग्लैंड, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रिया, और डी है प्रूसा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे हम लोग का कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। ए है ट्रांसपेडेंट संघ, बी है सिसल्स पाइन संघ, सी है राइन संघ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो राइन संघ की स्थापना की थी, यानी सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे हम लोग का कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ए है क्रीमिया का युद्ध, बी है सेडोवा का युद्ध, सी है प्रूसा डेनमार्क का युद्ध, और डी क्या है, सीडान का युद्ध। डी क्या है हम लोग का यहाँ पे, सीडान का युद्ध। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, डी सीडान का युद्ध, यानी डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जर्मेनिया क्या थी। ए है ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, बी है जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, सी है रूसी राष्ट्र का प्रतीक, डी है ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। तो वो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, तो ए बी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। जर्मेनिया क्या थी, तो जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक था। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे हम लोग का। देखिए यहाँ पे 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग का कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। ए आपका ऑप्शन है 1890 ईस्वी में, बी है 1848 ईस्वी में, सी है 1871 ईस्वी में, डी है 1870 ईस्वी में। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा 1871 ईस्वी में। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, 1871 ईस्वी में। इतनी बात समझ गए। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जालवेरिन एक संस्था थी। ए है क्रांतिकारियों की, बी है व्यापारियों की, सी है विद्वानों की, और डी क्या है पादरी सामंतों की। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, तो बी व्यापारियों की। तो जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ए है ऑस्ट्रिया की, बी है प्रूसा की, सी है नेपल्स की, डी है सार्डिनिया की। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का कि बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो सेडोवा के युद्ध में ए यानी आपका ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, यानी ये आपका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिस्मार्क क्या था। ए है कवि, बी है नाटककार, सी है संगीतज्ञ और डी है कूटनीतिज्ञ। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, कूटनीतिक। तो बिस्मार्क क्या था, कूटनीतिक था। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हीगेल कौन था। ए है जर्मन चांसलर, बी है राजनीतिज्ञ, सी है दार्शनिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हीगेल कौन था, हीगेल जो था वो क्या था, दार्शनिक था। क्या था, दार्शनिक, यानी सी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे हम लोग का कि सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ए है सीडान, बी है सिडोआ, सी है साइराइन, डी है फ्रैंकफर्ट। तो बताइए सन 1870 ईस्वी में क्या है क्वेश्चन आप लोग का। तो बताइए सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन है सेडान, बी है सिडेवा, सी है साइराइन, डी है फ्रैंकफर्ट। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सेडान। इतनी समझ गए। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ए है डेनमार्क की संधि, बी है गैस्टीन की संधि, सी है प्राग की संधि, डी है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी फ्रैंकफर्ट की संधि। तो जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा हुआ था। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे हम लोग का कि सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है। ए है इटली के एकीकरण, बी है जर्मनी के एकीकरण, सी है यूनान के एकीकरण और डी है अमेरिका के एकीकरण। तो सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश से था, किस संबंध से था का संबंध। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का कि सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से था। तो बताइए जल्दी से आप इन चारों ऑप्शन में से कमेंट करके बताइए कि कौन सा आपका ऑप्शन जो है सही होगा। तो ये आपका ऑप्शन है इटली के एकीकरण, बी है जर्मनी के एकीकरण, सी है यूनान के एकीकरण, डी है अमेरिका के एकीकरण। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही हो जाएगा। बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग का यहाँ पे कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए आपका ऑप्शन है लुई 18वां, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी है नेपोलियन तृतीय, डी है बिस्मार्क। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट यानी बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गया। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ए है मेजनी, बी है हिटलर, सी है बिस्मार्क, डी है विलियम। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो सी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिस्मार्क। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क भाई साहब ने किया था। इतनी सी बात समझ गया। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो कब हुई थी, ये आप लोग को बताना है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ए आपका ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, बी है 1866 ईस्वी में, सी है 1870 ईस्वी में, डी है 1871 ईस्वी में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में। डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था। ए है 1871 ईस्वी में, बी है 1870 ईस्वी में, सी है 1848 ईस्वी में, डी है 1815 ईस्वी में। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 1870 ईस्वी में। तो सेडान का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, 1870 ईस्वी में। इतनी सी बात समझ गया। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। ए है मेजनी, बी है गैरिबाल्डी, सी है लेनिन और डी क्या है, बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो वो था बिस्मार्क भैया साहब। तो डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। ए है फ्रैंकफर्ट की संधि, बी है पेरिस की संधि, सी है वियना कांग्रेस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी जी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ए है काउंट काबूल, बी है बिस्मार्क, सी है गैरिबाल्डी और डी क्या है मेजनी। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? बी बिस्मार्क। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। तो चलिए आज हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देखा। आज हम लोगों ने पहले चैप्टर का जो है 50 क्वेश्चन को देखा। तो अब आप लोग बताएं कि इन 50 में से आप लोगों ने कितना पूरा कर पाए। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि इन 50 में से आप लोगों ने कितना बना पाए। इतनी सी बात समझ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और जितना जल्दी हो सके आप लोग जल्दी से 1K सब्सक्राइबर क्या कीजिए, कंप्लीट कराइए। 1K सब्सक्राइबर क्या कीजिए, कंप्लीट कराइए। इतनी सी बात समझ गए। तब तक मिलते हैं हम आप लोग को अगले क्लास में।